हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स रिवाइज इट। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स रिवाइज इट में। एसएससी एग्जाम में अब बचे हैं मात्र 15 दिन। स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी परेशानी निकल कर आ रही है कंप्यूटर वाले सेक्शन को लेकर। कैसे इस सेक्शन को टैकल करें, कितना पढ़ें, क्वेश्चंस कहाँ से करें, ये सभी सोचकर स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। तो आपकी इस परेशानी को सॉल्व करने के लिए हम लेकर आए हैं कंप्यूटर पीवाईक्यू मैराथन, जहां पे हम डील करेंगे इंडिया के टॉप एग्जाम्स एसबीआई, एसएससी, आईबीपीएस, बीपीएससी, यूपीएससी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कंप्यूटर सेक्शन में आज तक आए हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और मेरा विश्वास है इस वीडियो को देखने के बाद, इन क्वेश्चंस को लगाने के बाद आपको कंप्यूटर में और कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको शॉर्ट नोट्स भी दूंगा इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है विच इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। इनमें से कौन सा कंप्यूटर का इंटीग्रल मेन पार्ट नहीं है। अब इंटीग्रल पार्ट का मतलब क्या होता है वो समझिए। यहाँ पर क्वेश्चन ये सेंस दे रहा है कि एक ऐसा आप इसमें से पार्ट खोजिए, जो ऑप्शंस हैं सीपीयू, माउस, मॉनिटर, यूपीएस, जिसके बिना कंप्यूटर चलाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा यूपीएस, क्योंकि आप देखिए सीपीयू जो है हमारा है वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दैट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। तो सारा फंक्शन तो यहीं पे होता है। मॉनिटर में हम लोग कोई भी एक आउटपुट डिवाइस है और इसी में हम लोग सारा चीज डिस्प्ले कर देखते हैं, डिस्प्ले करते हैं। माउस हमारा एक इनपुट डिवाइस है, हम इंस्ट्रक्शन माउस से ही देते हैं। तो सीपीयू, माउस, मॉनिटर और कीबोर्ड ये तो बेसिक इंटीग्रल पार्ट ऑफ कंप्यूटर है ही, बिना इसके कंप्यूटर तो बनेगा ही नहीं। यूपीएस एक पावर बैकअप सोर्स है, इसके बिना भी कंप्यूटर चलाया जा सकता है। तो यूपीएस इज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर बट नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसा कि मैंने आपको बताया सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसमें तीन टर्म्स आप याद रखिएगा। एक है एएलयू, एक सीयू, एक एमयू। एएलयू मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, यानी जिसमें अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस हो। मेमोरी यूनिट और कंट्रोल यूनिट। हमारा सेकंड क्वेश्चन भी वही है, व्हाट डज एएलयू मीन्स। तो एएलयू मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ऑप्शन नंबर 5। बोल रहा है एनी कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर यू कैन सी एंड टच। कंप्यूटर के वो कंपोनेंट जिसको आप देख सकते हैं और टच कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं हार्डवेयर। ठीक है, नेक्स्ट। इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस सुपर कंप्यूटर नेम्ड डैश वाज डेवलप्ड। बोला जा रहा है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था। ठीक है, तो हम भारत के सुपर कंप्यूटर के बारे में बात कर ले रहे हैं। भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर था उसका नाम था परम 8000। परम 8000 नाम याद रखिएगा, साथ में 8000 भी आपको याद रखना है। कब बना था? तो ये बना था 1991 में। किसके द्वारा बनाया गया था? द फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर विजय भाटकर। विजय भाटकर। अब कौन थे विजय भाटकर? ये आप नेक्स्ट स्लाइड पे देख सकते हैं। यही है विजय पांडुरंग भाटकर, जिनको पॉपुलरली फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर बोला जाता है। और इनको पद्मश्री और पद्म भूषण दोनों अवार्ड मिल चुका है। 1991 में परम 8000 बनाने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। और करेंटली अभी ये नालंदा यूनिवर्सिटी के चांसलर भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से एक फुल फॉर्म का क्वेश्चन है। फुल फॉर्म एक ऐसा पार्ट है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, खासकर कंप्यूटर सेक्शन में। फुल फॉर्म आपको याद है तो आप ऑलमोस्ट क्वेश्चन कर ले जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पी रोम। रोम तीन प्रकार का होता है। एक होता है प्रोग्रामेबल रोम, एक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, और एक होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, डबल ईपी रोम और पी रोम। तो पी रोम का फुल फॉर्म होता है हमारा प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रोम में एक पॉइंट और याद रखिएगा, रोम एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, यानी परमानेंट स्टोरेज होता है। और ये कंप्यूटर को बूट करने में मदद करता है। जब कंप्यूटर आपका स्टार्ट होता है, जिसको बूटिंग बोलते हैं, तो इसी रोम में एक बूट स्ट्रैप लोडर नाम का प्रोग्राम स्टोर्ड रहता है, जो कंप्यूटर को स्विच ऑन करवाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन फिर से आपका है, फुल फॉर्म वाला है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, ये मेरे को आप कमेंट में बताइएगा कि कोबॉल का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो, ये क्वेश्चन आया है बाइनरी नंबर और डेसिमल नंबर सिस्टम को लेकर। कन्वर्ट करने बोल रहा है हमको कि बाइनरी नंबर को डेसिमल में बदलिए। तो इसका जो कन्वेंशनल मेथड है वो काफ़ी लॉन्ग मेथड है।
तो हम इसके लिए एक शॉर्टकट मेथड आपको देंगे जिसमें आप विद इन 5 सेकेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर बता दोगे। तो क्या है वो शॉर्टकट मेथड, ध्यान से देखिएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप राइट टू लेफ्ट लिखना शुरू कीजिएगा। राइट में लिखिएगा 1 2 4 8 16 32 और ऐसे आप आगे बढ़ सकते हैं 32 64 128 256 512 ऐसे करके आगे बढ़ सकते हैं। फिलहाल हमको उतनी ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं क्या मेरे को किसको बदलना है 1010 को। तो यहाँ पर लिख दीजिए 1010 क्योंकि 4 डिजिट का है तो 4 डिजिट के पास ही लिखेंगे 1010। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा जिस नंबर के नीचे 1 लिखा हुआ है उसको ऐड कर दीजिए। 8 के नीचे लिखा हुआ है 8 को ऐड कर दिए। 4 के नीचे 0 है इसको ऐड नहीं करेंगे। 2 के नीचे 1 है तो इसको ऐड करेंगे। तो 8 और 2 कितना हो गया 10। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 10। सेम एज नेक्स्ट क्वेश्चन है 10101 5 डिजिट्स के हैं तो 5 पे चले जाएंगे हम लोग। यहाँ से लिखना चालू करेंगे 1 0 1 0 और 1। फिर से गिन लो 16 के नीचे 1 है 16 को काउंट करेंगे। 4 के नीचे है और 1 के नीचे है तो 16 4 20 और 1 21। हमारा ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। आई होप ये वाला पॉइंट आपको क्लियर होगा। अगर ये चीज़ आप सीख गए हैं तो विद इन 2 सेकेंड्स आप ये क्वेश्चन को उड़ा लोगे। देखो उसी का मैंने एक लॉन्ग फॉर्म दे दिया आपको पूरा टेबल। ये टेबल याद करने में कोई परेशानी नहीं होगी। सिंपल डबल करते जाना है 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048 4096 ऐसे करके। ठीक है। 3 क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, आप आराम से इसको घर में करना। और ये 3 क्वेश्चन आप कर लोगे बाइनरी नंबर और डेसिमल नंबर में आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट एमएस वर्ड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं जिसको मैंने एक स्लाइड्स में डाल दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। एमएस वर्ड में बोल रहा है कि अंडरलाइन करने के लिए कौन सा हम लोग कमांड यूज करते हैं। अंडरलाइन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं यू कमांड। ठीक है। आप जब भी एमएस वर्ड खोलते होगे आपको 3 चीज देखने को मिला होगा। एक होगा बी, एक होगा आई और एक होगा यू। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ये सभी फॉन्ट स्टाइल चेंज करने का एक तरीका है। तो अंडरलाइन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं यू। ठीक है। नेक्स्ट अभी मैंने बताया आपको फॉन्ट स्टाइल चेंज करने का तरीका है। तो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉन्ट स्टाइल। इनमें से कौन सा फॉन्ट स्टाइल नहीं है। तो बोल्ड है, इटैलिक भी है, सुपर स्क्रिप्ट भी है। अब सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, मान लो आपको 5 का पावर 2 लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, सबसे पहले 52 लिख दो, फिर 2 को सेलेक्ट करो। ठीक है। और यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट का एक सिंबल होता है उसको आप क्लिक कर दो। जैसे ही आप क्लिक करोगे ये 52 आपका बदल जाएगा 5 का पावर 2 में। ठीक उसके बगल में एक सब स्क्रिप्ट होता है, अगर उसको आप क्लिक करोगे तो वहां पे हो जाएगा 5 का बेस 2 हो जाएगा। ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। तो ये एक फॉन्ट स्टाइल चेंज करने का तरीका है। तो सुपर स्क्रिप्ट भी हमारा एक फॉन्ट स्टाइल चेंज करने का तरीका है, लेकिन रेगुलर हमारा फॉन्ट स्टाइल चेंज करने का एक तरीका नहीं है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ वर्ड डॉक्यूमेंट। देखो एमएस वर्ड में हम कुछ भी अगर लिखते हैं उसके बाद जब हम उसको सेव करते हैं तो सेव करने के समय हमें एक एक्सटेंशन डालना पड़ता है। अगर आप नहीं भी डालोगे तो बाय डिफॉल्ट वो ले लेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने पीडीएफ वर्ड सुना होगा। पीडीएफ क्या है, पीडीएफ एडोब रीडर का एक्सटेंशन है। आपने पीपीटी सुना होगा स्लाइड्स वाला, वो क्या है, वो पावर पॉइंट का एक्सटेंशन है। ठीक है। उसी तरह से एमएस वर्ड का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .doc। अगर टेक्स्ट फाइल है कहीं तो उसका होगा .txt। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन टू मूव टू द बिगिनिंग ऑफ ए लाइन ऑफ ए टेक्स्ट। अगर कोई आप लाइन लिख रहे हैं, अगर उसके बिगिनिंग में शुरुआत में जाना है तो आप कौन सा बटन दबाओगे, तो आप दबाओगे होम बटन। ठीक है। जैसे ही आप होम बटन पे क्लिक करते हो कीबोर्ड में आपके बैक स्पेस के ठीक ऊपर या साइड में होगा। अगर जैसे ही आप उसको क्लिक करते हो आप पेज के टॉप पे चले जाओगे या लाइन के शुरुआत में चले जाओगे। ठीक है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होम बटन। नेक्स्ट अगर आपको इंटायर डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है, पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है, आप कौन सा शॉर्टकट यूज करोगे। तो ये सबसे इजी क्वेश्चन है। हमको बचपन से पता है कि पूरा डॉक्यूमेंट अगर हमको सेलेक्ट करना है हमको Ctrl+A दबाना होगा। पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप सर, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या होता है। अब ध्यान दीजिएगा ये मैं आपको समझा दे रहा हूँ। जब भी आप मूवी देखते हैं, क्रिकेट मैच देखते हैं तो आप क्या करते हैं, आपका जो मोबाइल इस फॉर्म में है उसको आप लोग टिल्ट करके इस फॉर्म में ला देते हैं। ठीक है। तो ये जो पहले जो फॉर्म था बाय डिफॉल्ट ये हो गया पोर्ट्रेट, और ये जो आप चेंज किया आपने ये हो गया लैंडस्केप। तो ये एक पेज ओरिएंटेशन बदलने का तरीका है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। नेक्स्ट
अब ध्यान दीजिएगा, कुछ शॉर्टकट कीज मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। आप वीडियो आराम से रोक के इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, रोज एटलीस्ट अभी से भी एक एक दो बार इसको आप पढ़िए। आपको ये एग्जाम में आप श्योर रहो 1 से 2 क्वेश्चन केवल इसी स्लाइड से आएंगे, आपको देखने को मिलेंगे वहाँ पे। ठीक है, बहुत ही इजी है, कोई इसमें कुछ रटने वाला नहीं है, केवल आप 1-2 बार देख लोगे, 1-2 बार यूज कर लोगे तो आपको बाई हार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, कुछ एक्सटेंशंस भी मैंने डाल दिए हैं, जैसे मैंने अभी बताया .ppt होता है MS पावर पॉइंट का, .html या .htm होता है HTML फाइल का, एक्सेल का .xls होता है। तो ये सब अभी आप एक एक बार याद कर लेना, ये सब भी आपको याद हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया जो आपको पोर्ट्रेट और लैंडस्केप वाला है। देखिए ओरिएंटेशन फीचर है, ये हो गया पोर्ट्रेट, ये हो गया लैंडस्केप। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म यूज फॉर टेम्पोरली स्टोर्ड डाटा। आप जब भी कंप्यूटर या मोबाइल यूज करते होंगे, 10 दिन 15 दिन जैसे यूज करते होंगे, देखते होंगे मेमोरी आपका भरते जा रहा है। आपने डाउनलोड नहीं किया फिर भी मेमोरी भर रहा है धीरे धीरे। वो क्या हो रहा है, वो एक्चुअली बैकग्राउंड में आपके लैपटॉप या कंप्यूटर या मोबाइल में टेम्पोररी फाइल्स स्टोर होते जाते हैं। ठीक है, उन टेम्पोररी फाइल्स को हम लोग बोलते हैं कैश डाटा। इट इज कॉल्ड कैश डाटा। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप अपने मोबाइल के फाइल मैनेजर में जाना, एंड्रॉइड नाम का एक फोल्डर होगा, उसको खोलना, वहां पे आपको हूबहू ये नाम दिख जाएगा, कैश फोल्डर। ठीक है, खोलोगे तो नहीं खुलेगा, एक्चुअली वो सपोर्टिंग फाइल्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इन HTML टैग कंसिस्ट ऑफ कीवर्ड एनक्लोज्ड विद इन। देखो, जो भी आप प्रोग्रामिंग करते होंगे आज तक, अगर कभी भी प्रोग्रामिंग किए होंगे, कोडिंग किए होंगे किसी भी भाषा की, C++, जावा, पाइथन, HTML बेसिक, डॉस, किसी का भी, आप हर प्रोग्राम में आप देखते होंगे उनको लिखने का कुछ अलग तरीका होता है, सिंटेक्स होता है, कोडिंग का अलग एक एल्गोरिथम होता है। आप नॉर्मल इंग्लिश उसमें नहीं लिख सकते हैं। जब भी HTML में हम लोग कोई भी लिखते हैं कोई भी कीवर्ड, तो उसको हम लोग इनक्लोज करते हैं हमारे एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सामने मैंने दिखाया है, जैसे मान लो मैंने यहाँ HTML कीवर्ड लिखा, ये मैंने HTML लिखा, तो इसको मैंने इनक्लोज किया एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर ये पैरेंथेसिस दे दिया तो ये हमारा जो HTML लिखा हुआ है ये हमारा रन ही नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि ये एरर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमारा HTML में जो भी हम लोग कीवर्ड्स लिखते हैं, टैग्स लिखते हैं, वो हम एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर डालते हैं। ठीक है, अब ब्रैकेट्स के 3 और टाइप आप समझ लीजिए। आप ये ब्रैकेट का नाम आपने सुना होगा, स्मॉल ब्रैकेट जिसको आप बोलते होंगे, एक्चुअली कोडिंग की भाषा में इसको हम लोग बोलते हैं पैरेंथेसिस। ठीक है, ये जो ब्रैकेट है जिसको आप लोग कर्ली ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेसेस। ठीक है, ब्रेसेस। और ये जो अपने आप बिग ब्रैकेट बोलते होंगे, इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, नेक्स्ट, अब देखो नेटवर्किंग से रिलेटेड कुछ 2-3 सवाल मैं यहाँ कर लेता हूँ। इंटरनेट का फर्स्ट बीज कहाँ बोया गया था, मतलब पूछा जा रहा है कि जो इंटरनेट आप आज यूज कर रहे हैं, इसका फर्स्ट टाइम कंसेप्ट कहाँ से आया था। तो ये कंसेप्ट आया था US डिफेंस के द्वारा। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, इन्होंने एक सिस्टम लॉन्च किया था एक नेटवर्किंग का, जिसका नाम था ARPANET, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क, ARPANET। ठीक है, अक्सर इसका फुल फॉर्म भी आता है। तो ARPANET को ही इंटरनेट का पहला सीड बोला जाता है, यानी यही एक्चुअल सीड है जिसका फल आज इंटरनेट के रूप में आप लोग सबको यूज कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज एसोसिएटेड विद नेटवर्क, बोल रहा है कि नेटवर्क से रिलेटेड इनमें से कौन सा वर्ड है। तब एक एक करके इसमें हम लोग एलिमिनेशन लगाएंगे। MS एक्सेल एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, न कि नेटवर्किंग का कोई वर्ड है। माउस और प्लॉटर, ये सब हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं। MS वर्ड भी आपका क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। लेकिन आप देखिए कनेक्टिविटी एक नेटवर्किंग का टर्म है। अक्सर आप बोलते होंगे आज कनेक्टिविटी लो है, नेट कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो दैट इज अ टर्म यूज्ड फॉर नेटवर्किंग पर्पस। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू अ स्मॉल सिंगल साइट नेटवर्क, बोला जा रहा है कि सिंगल साइट यानी 1-to-1 कनेक्शन के लिए जो नेटवर्क हम लोग स्टैब्लिश करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ब्लूटूथ, वाईफाई, छोटे रेंज के लिए, तो वो कौन सा नेटवर्क में आता है। तो नेटवर्क देखो 4 प्रकार का होता है। पहला होता है लैन, वैन, पैन, मैन, मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। क्या होता है, बहुत शॉर्ट में समझ लेते हैं। अगर किसी बिल्डिंग में आप नेटवर्क यूज कर रहे हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए या इंटरनेट यूज करने के लिए, दैट विल बी टर्म्ड एज लोकल एरिया नेटवर्क।
ठीक है। अगर बहुत बड़े एरिया में आपका कोई कनेक्शन हो रहा है, स्टैब्लिश नेटवर्क स्टैब्लिश हो रहा है, दैट इज कॉल्ड वाइड एरिया नेटवर्क। 1-to-1 कनेक्शन है लाइक ब्लूटूथ, इसको हम लोग बोलेंगे पर्सनल एरिया नेटवर्क। और किसी एक सिटी में, टाउन में अगर स्टैब्लिश होगा नेटवर्क, उसको बोलेंगे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो सबसे बड़ा एरिया के आधार पे वाइड एरिया नेटवर्क, उससे छोटा मेट्रोपॉलिटन, उससे छोटा लोकल एरिया, और सबसे छोटा जो एरिया कवर होता है वो होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क में। तो अब आप इसका सही जवाब बता सकते हो। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, पैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एडवांटेज ऑफ डाटा बेस्ड मैनेजमेंट अप्रोच। अब ये डाटा बेस क्या होता है ये समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। जब भी आप स्कूल, कॉलेजेस या कोई भी इंस्टीट्यूट जाते हो, बैंक्स जाते हो, आप बैंक में क्या पूरा अपना खाता बही का हर चीज बताते हो बैंक को? नहीं, आप केवल अकाउंट नंबर बताते हो, आपका पूरा डाटा बैंक वाले निकाल लेते हैं। वो कैसे हुआ? एक्चुअली आपके अकाउंट नंबर से उन्होंने अपने डाटाबेस मैनेजमेंट में आपका डाटा पूरा डाल दिया है। ठीक है, सारा डाटा आपका स्टोर्ड है उनके डाटाबेस मैनेजमेंट में। अब जैसे ही आप अकाउंट नंबर डालते हैं तो आपका सारा डाटा वो निकल जाता है। इससे फायदा क्या हुआ? अगर यही चीज हम पेन और कॉपी से करते हैं तो आज मान लो एक कोई भी बैंक में हजारों लाखों अकाउंट्स हैं, तो आप खोजते खोजते आपको 5 दिन लग जाता कि कौन से आपके आपके नाम का कौन सा अकाउंट है, क्योंकि आपके नाम से हो सकता है 200-500 और होंगे सेम नेम से। मान लो कोई नेम कंसिडर करते हैं राहुल, तो राहुल नाम से ऑलमोस्ट एक बैंक में नहीं भी तो 1000 से 2000 अकाउंट होंगे। आप तो खोजते ही रह जाओगे दिन भर। तो इसलिए कंप्यूटर की सहायता से हमने उनका डाटाबेस तैयार कर लिया, और इसी डाटाबेस को मैनेज करने के तरीकों को हम बोलते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब आज से आप 20 साल 25 साल जब भी जाओ बैंक में, आप केवल अकाउंट नंबर वहां डलवाओगे, आपका सारा डाटा आ जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या फायदा हुआ? आप उस डाटा का बैकअप भी ले सकते हो। मान लो वो बैंक शिफ्ट हो रहा है पटना से दिल्ली या दिल्ली से हरियाणा, तो वो बैंक का डाटा बैकअप करके वहां जाकर रिकवर कर लेगा। डाटा इंटीग्रिटी भी मेंटेन रहता है, सबका अलग होता है। डाटा रिडंडेंसी भी कम हो जाएगा, डुप्लीकेसी एकदम नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि ये राहुल का ने पैसा जमा किया और दूसरे राहुल का पैसा अकाउंट में जमा हो गया, ऐसा भी नहीं होता है, क्योंकि अकाउंट नंबर आपका यूनिक होता है। नेक्स्ट, डाटा सिक्योर्ड होता है। ठीक है, क्योंकि आप जो भी डाटाबेस मैनेजमेंट बनाते हो सिस्टम, उसमें ये फैसिलिटी रहती है कि आप उसमें सिक्योरिटी की डाल सकते हो, पासवर्ड डाल सकते हो, तो डाटा सिक्योर्ड भी है, लॉस होने का कोई चांस नहीं है। वही अगर पेन एंड कॉपी पे अगर आप मेंटेन करते हो तो हो सकता है आपका डाटा कोई लेकर दूसरे को शेयर कर दे। ठीक है, लेकिन डीबीएमएस में ऐसा जनरली नहीं होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है एडवांटेज क्या क्या है। क्या डाटा डिपेंडेंट है प्रोग्राम पे? नहीं। क्या डाटा रिडंडेंसी इंक्रीज होता है, डुप्लीकेसी इंक्रीज होता है? नहीं, ये तो डिक्रीज होता है। डाटा इंटीग्रेटेड होता है? हाँ जी। कैन बी एक्सेस्ड बाय मल्टीपल प्रोग्राम्स? हाँ, डाटा जो भी डीबीएमएस में है उसको कोई भी प्रोग्राम यूज कर सकता है अगर आप परमिशन दे रहे हैं तो। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, ये स्लाइड्स हैं, आप इसको रोक के आराम से पढ़ लेना। केवल इतना ही पढ़ लोगे एडवांटेज, आपका काम हो जाएगा। डिसएडवांटेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। नेक्स्ट देखो, फिर से आया क्वेश्चन बाइनरी नंबर पे। मैंने आपको बताया कि बाइनरी नंबर मतलब क्या होता है, 1 और 0। कंप्यूटर केवल एक ही लैंग्वेज समझता है, दैट इज बाइनरी नंबर सिस्टम। 1 और 0 के अलावा जो भी आप डालोगे दैट इज नॉट अ बाइनरी नंबर। तो आप ऑप्शन एलिमिनेट कर लो। ऑप्शन नंबर 1 बाइनरी, ऑप्शन 2 बाइनरी, ऑप्शन 4 बाइनरी, ऑप्शन 3 बाइनरी हमारा नहीं है, तो यही हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। अब इसको क्या हम कन्वर्ट कर सकते हैं क्या डेसिमल में? देखो 001 है तो 3 डिजिट का है, तो फिर से हम लोग वही स्टेप लगाएंगे, 1, 2 और 4। अब इसके नीचे लिखो 001। किसके नीचे 1 है? केवल 1 के नीचे, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। उसी तरह से 101 लिखेंगे। अगर इसको हम 1, 0 और 1 लिखें तो 4 के नीचे 1 है और 1 के नीचे 1 है, तो 4 और 1 को काउंट कर लेंगे। 4 और 1 कितना हो गया? 5, तो इसका वैल्यू हो गया 5। उसी तरह से 110 है, तो अगर 110 लिख दें तो ये 4 के नीचे 1 होगा, 2 के नीचे 1 और 1 के नीचे 0। 4 और 2 केवल काउंट होगा, तो 4 और 2 कितना होता है? 6, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। आई बात समझ में? तो ये है तरीका। अब इसको एक और मेथड है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, 2 से इसको ऐसे करके डिवाइड करते हैं। तो वो अगर तरीका आप यूज करोगे तो आपको एग्जाम में टाइम टेकिंग होगा, अल्टीमेटली आपको आंसर से मतलब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सीजीएल 2018 में पूछा गया था कि जब भी हम लोग कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो रैम में आता है। ठीक है, मतलब समझो सीधा सीधा कंप्यूटर के स्टार्ट होने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं?
जब भी आप कंप्यूटर स्विच ऑन करते हो तो 1 से 2 मिनट का जो टाइम लगता है स्टार्ट होने में, ब्लैक स्क्रीन आता है, बीच में आपका लोडिंग लिखता है बूट, उसको क्या बोलते हैं? तो दैट इज कॉल्ड बूटिंग। कंप्यूटर के स्टार्ट होने के प्रोसेस को बोलते हैं बूटिंग। किसकी मदद से होता है? रोम की मदद से होता है, ROM, रीड ओनली मेमोरी। उसमें क्या होता है? उसमें एक बूट स्ट्रैप लोडर होता है। ठीक है, ये मैंने पॉइंट आपको पहले डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट देखो, फिर से फुल फॉर्म वाला क्वेश्चन है, तो ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि PCS एग्जाम और CGL एग्जाम में अक्सर ये आते ही आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है बहुत ईजी, सिम का फुल फॉर्म क्या है? आप जो सिम कार्ड यूज करते होगे उसका फुल फॉर्म होता है, क्या फुल फॉर्म होता है? इसका फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। यानी जो भी उसको लिया है उसको सब्सक्राइबर बोला जा रहा है, उसके आइडेंटिटी के लिए ये आपका सिम कार्ड यूज होता है, क्योंकि हर सिम कार्ड यूनिक होता है। तो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, SMPS। आई होप आपने ये देख रखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आपके घर में अगर CCTV कैमरा लगा होगा कहीं भी दुकान या कहीं पे, वहाँ पर देखना, ये आपका SMPS आपके जहाँ स्क्रीन है, आप लैपटॉप है या मोबाइल TV जहाँ भी आप उसको देख रहे हैं उसके नीचे में एक बॉक्स में रहता है SMPS। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। नेक्स्ट है ICT। ICT का मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट URL। देखो, कोई भी आप वेबसाइट एंटर करते हो, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल www.facebook.com, तो ये क्या है? ये एक्चुअली फेसबुक का यूनिक आपका जो फेसबुक जो कंपनी है या फेसबुक वेबसाइट है उसका यूनिक एड्रेस है एक। ठीक है, तो इसी को हम लोग URL बोलते हैं। तो URL का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन नंबर C, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, वो लोकेशन बताता है आपका। द फुल फॉर्म ऑफ यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? आई होप क्लास 5-6 से आप पढ़ते आ रहे होंगे CPU और यूपीएस का फुल फॉर्म। यूपीएस एक पावर बैकअप सोर्स होता है। ये आपको इतना टाइम दे देता है कि लाइट कटने के बाद आप अपना जो भी प्रोग्राम, जो भी काम कर रहे थे उसको आप सेव कर लें ताकि आपका डाटा लॉस ना हो। तो इसका फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। आपके जो इन्वर्टर घर में लगा होगा वो भी इसी फॉर्म का है, यूपीएस ही है वो। नेक्स्ट FTP। FTP क्या होता है? देखो, प्रोटोकॉल 2 प्रकार का होता है। प्रोटोकॉल क्या होता है ये नेक्स्ट अभी तुरंत बात करेंगे हम लोग, फिलहाल आप जान लो प्रोटोकॉल 2 प्रकार का होता है। एक होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और एक होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर वेबसाइट विजिट करते हैं तो आप देखे होंगे HTTP लिखा हुआ रहता है, दैट इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर फाइल ट्रांसफर करना है तो आपको यूज करना पड़ेगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, दैट इज FTP। नेक्स्ट देखो, प्रोटोकॉल मैंने जैसे बताया, प्रोटोकॉल क्या है? रूल्स है। क्या कैसे रूल्स होते हैं? अगर आपको एक कंप्यूटर या एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में कम्युनिकेट करना है तो जो बीच में उसके जो रूल्स हैं उसको बोलते हैं हम लोग प्रोटोकॉल। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग प्रोटोकॉल। और 2 कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए तो उसको बोलेंगे नेटवर्क। ठीक है, तो रूल्स को बोलेंगे प्रोटोकॉल और अगर इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो रहा है उस कनेक्शन को हम लोग बोलेंगे नेटवर्क। आई होप दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। देखो, ये क्वेश्चन अब इसका रेलेवेंस नहीं है क्योंकि 2006 में ये क्वेश्चन आया था। उस समय कंप्यूटर का बहुत तेजी से उस समय चलन शुरू ही हुआ था। तो बोला जा रहा है कि कंप्यूटर को अगर गवर्नेंस में यूज किया जाए, यानी सरकारी दफ्तर, सरकारी ऑफिस में अगर कंप्यूटर्स यूज होने लगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो इसको हम लोग बोलेंगे कि वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में हो रहा है, यानी गवर्नेंस हो रहा है। ठीक है, गवर्नेंस, फॉर इलेक्ट्रॉनिक। उसी तरह से ईमेल मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट, कैड क्या होता है? सिविल इंजीनियरिंग और आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ये सॉफ्टवेयर अक्सर यूज होता है, लोग इसको सीखते हैं। क्योंकि देखो, डिजाइनिंग करने का 2 तरीका होता है, या तो आप बड़ा वाला जो सीट है चार्ट पेपर उस पर आप घर का नक्शा बना दो या आपका जो भी इंजन है उसको बना दो, या फिर कंप्यूटर पर बना दो। आज के समय डिजिटल युग में जो भी डिजाइनिंग होता है घर का या फिर आपका गाड़ी का या किसी भी मशीन का, ये होता है एक सॉफ्टवेयर की मदद से जिसको बोलते हैं कैड। ऑटो कैड आपने सुना होगा। इस कैड का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ऑप्शन नंबर B, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है द प्लेस वेयर एसेसरीज आर कनेक्टेड इन कंप्यूटर इज नोन एज। वो प्लेस जहाँ पे कंप्यूटर एसेसरीज, एसेसरीज मतलब जैसे आपका ईयरफोन हो गया, आपका एक्सटर्नल माउस हो गया, आपका कीबोर्ड हो गया, इन सभी को कंप्यूटर में आप कहाँ कनेक्ट करते हैं? देखो ध्यान देना, आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में आप देखना, ये एक ऐसा बना हुआ रहता है जिसमें आप अपना कीबोर्ड का जो USB पोर्ट है उसको इंस्टॉल करते हो। ये गोल रहता है जिसमें आप ईयरफोन या फिर चार्जिंग वाला करते हो। ये सभी क्या है?
तो इनको बोलते हैं हम लोग पोर्ट, इनको बोलते हैं हम लोग पोर्ट। ये आपका यूएसबी पोर्ट हो गया, ये आपका 3.5 mm जैक पोर्ट हो गया जिसमें आप ईयरफोन डालते हो, और एक और पोर्ट होता है उसमें आप मॉनिटर एक्सटर्नल या आपके जो प्रोजेक्टर है उसका उसके केबल को इंस्टॉल करते हो, दैट इज अ VGA पोर्ट। ठीक है, एक इथरनेट केबल का भी पोर्ट होता है। तो एक्चुअली क्या है, सब पोर्ट है, नाम अलग अलग है लेकिन मेन इसका जो है वो है पोर्ट। नेक्स्ट, अभी जैसे मैंने आपको बताया यूएसबी, आपने सुना होगा यूएसबी केबल, आपके चार्जिंग केबल को ही बोलते हैं। यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस। पोर्ट तीन प्रकार का होता है, ये भी जान लीजिए, एक पैरेलल पोर्ट, एक सीरियल पोर्ट और एक यूएसबी। आज के डेट में केवल यूएसबी यूज होता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है? तीन क्वेश्चंस हैं, तीनों को एक बार में डील करते हैं। बेसिक, बेसिक एक कंप्यूटर लैंग्वेज है जिसका फुल फॉर्म होता है, आप लिखते जाना, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। सी प्लस प्लस, ये भी एक कंप्यूटर लैंग्वेज है, क्लास 12th में 11th में आपने पढ़ा होगा, सी प्लस प्लस, ये भी एक कंप्यूटर लैंग्वेज है। जावा, जावा भी एक कंप्यूटर लैंग्वेज है, पाइथन भी कंप्यूटर लैंग्वेज है, लेकिन पेंट ब्रश आपका कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो ये यहाँ से एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन नंबर डी सही। फिर से पूछा जा रहा है कौन सा कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है, तो जावा मैंने बताया कंप्यूटर लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस भी है, पास्कल भी कंप्यूटर लैंग्वेज है। लेकिन रोम क्या है? रोम एक मेमोरी का टाइप है, रीड ओनली मेमोरी, जिसके बारे में डिटेल मैंने आपको पहले बता दिया। तो ये हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर से देखो पूछ रहा है बेसिक, तो बेसिक है, सी भी है, सी प्लस प्लस। फोर्ट्रेन आपने नाम नहीं सुना होगा तो सुन लीजिए, फोर्ट्रेन भी एक कंप्यूटर लैंग्वेज ही है, लेकिन फास्ट आपका कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फास्ट। नेक्स्ट, ये देखिए एक स्लाइड आपके सामने दिख रहा होगा, दो टाइप के लैंग्वेज होते हैं, एक को बोला जाता है हाई लेवल लैंग्वेज, एक को बोला जाता है लो लेवल लैंग्वेज। आप केवल इतना याद रखना, हाई लेवल लैंग्वेज को कंप्यूटर को समझाने के लिए एक कंपाइलर की जरूरत पड़ती है। सी और सी प्लस प्लस क्या है? एक हाई लेवल लैंग्वेज है, बस इतना याद रखना। सी और सी प्लस प्लस हाई लेवल लैंग्वेज है, पाइथन हाई लेवल लैंग्वेज है, जावा हाई लेवल लैंग्वेज है, क्योंकि इनको एग्जीक्यूट कराने के लिए हमको एक कंपाइलर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट बोला जा रहा है ये किसका डेफिनेशन है? डेफिनेशन क्या है? अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, डाटा और प्रोग्राम यूज टू ऑपरेट कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर चलाने के लिए जो डाटा और प्रोग्राम या फिर इंस्ट्रक्शन का जो सेट होता है, कॉम्बिनेशन होता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर। CGL 2018 का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद इट्स सोर्स कोड अवेलेबल फॉर मॉडिफिकेशन। ध्यान देना, जो भी कंप्यूटर आप सॉफ्टवेयर यूज करते हो, कोई भी सॉफ्टवेयर जैसे MS ऑफिस का हो गया, अब पेंट हो गया, कोई भी है, कंपनी आपको, आप उससे अगर खरीदते हैं, जैसे मान लो आपने MS ऑफिस ऑर्डर किया ऑनलाइन, तो क्या आप MS ऑफिस में जो भी MS वर्ड या MS पावर पॉइंट है, क्या उसको आप चेंज कर सकते हो कुछ भी? तो आंसर होगा नो, क्योंकि उसका सोर्स कोड मेरे पास अवेलेबल नहीं है। उस कंपनी का उस सॉफ्टवेयर पे कॉपीराइट है, आप उसका नाम चेंज नहीं कर सकते हो। जो सॉफ्टवेयर पे किसी कंपनी का कॉपीराइट हो, उसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है, उसको बोलते हैं प्रोपराइटी सॉफ्टवेयर, दैट इज कॉल्ड प्रोपराइटी सॉफ्टवेयर। अगर आपको सोर्स कोड मिल जाए, यानी उसका पूरा कोडिंग आपको मिल जाए, आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, तो वैसे सॉफ्टवेयर को बोलते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ध्यान दीजिएगा, अगर मॉडिफिकेशन अलाउड है तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, और मॉडिफिकेशन अलाउड नहीं है तो प्रोपराइटी सॉफ्टवेयर। अगर किसी कंपनी का उस पर कॉपीराइट है, यानी उसका उस पर अधिकार है, उस पर आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हो, आप केवल उसको यूज कर सकते हो विथ लिमिट्स। लिमिट्स बोलने का मतलब पैसा देकर खरीद के परमिशन लेकर आप यूज केवल कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड आपका प्रोपराइटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, यानी ये उस कंपनी की अपनी प्रोपराइटी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल दे देता हूँ, जब भी आप वीडियोस डालते हो आजकल कहीं भी, खास करें आप स्क्रीन रिकॉर्ड करके कभी कभी आप डाल देते हो ट्विटर पे या फेसबुक पे एक वीडियो, मान लो किसी क्रिकेटर का, ठीक है, आप देखते होगे 1 घंटे 2 घंटे बाद वो वीडियो हट जाती है। क्यों हट जाती है? क्योंकि उस वीडियो पे BCCI का या हॉटस्टार का कॉपीराइट है, उसके परमिशन के बिना आप वो वीडियो यूज नहीं कर सकते हो, तो दैट इज अ प्रोपराइटी। तो अगर सॉफ्टवेयर की भाषा में बात करें तो उसी को प्रोपराइटी सॉफ्टवेयर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टम रनिंग मोर देन वन प्रोसेसर कंकरेंटली, एक साथ अगर कोई कंप्यूटर या सिस्टम एक से ज्यादा काम कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग। फॉर एग्जाम्पल, आप मूवी देख रहे हैं, ठीक है, बैकवर्ड पीछे में आपने एक टैब खोल रखा है जिसमें आप डाउनलोडिंग पे लगा दिए हैं कोई फाइल, तो एक साथ दो काम कर रहे हैं,
इसी को बोलते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग या फिर इसी को बोलते हैं मल्टीटास्किंग। बोल रहा है टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ ए नेटवर्क विदाउट द लॉस ऑफ सिग्नल स्ट्रेंथ। अक्सर होता क्या है, जब भी आप कोई नेटवर्क यूज करते हैं, चाहे घर में वाईफाई हो चाहे ब्रॉडबैंड हो, देखना आप दूर वाले रूम में जो आपके नेटवर्क से दूर है वहां पे उसका सिग्नल स्ट्रेंथ काफी कम आ रहा है, नेट स्लो चलता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि विथ डिस्टेंस विथ लेंथ जो नेटवर्क है उसका सिग्नल स्ट्रेंथ है वो गिरना चालू होता है, क्योंकि डाटा बहुत लॉस होता है बीच में। तो इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए एक डिवाइस यूज किया जाता है जिसका नाम है रिपीटर। ठीक है, ये है वो रिपीटर। आप अक्सर रास्ते में भी देखा होगा, कंपनीज इसको जगह जगह लगा के रखते हैं ताकि जो उनका सिग्नल स्ट्रेंथ है वो गिरे नहीं। आजकल पोर्टेबल भी आने लगा है जिसको आप कहीं भी प्लग कर दो रूम में, आपका जिस रूम में आपका डाटा स्ट्रॉन्ग नहीं आ रहा है तो आपका वो डाटा को वापस आपके उसके लेंथ को बढ़ा देगा। ठीक है, तो इसका डिवाइस का नाम है रिपीटर। राउटर से तो आप लोग वाकिफ होंगे ही। नेक्स्ट, जो आप ब्लॉग वर्ड सुनते हैं आजकल खूब सुन रहे हैं, ये ब्लॉगिंग वो ब्लॉगिंग, तो ये ब्लॉग वर्ड किन दोनों दो वर्ड के मिलने से बना है? तो ये बना हुआ है वेब प्लस लॉग से, वेब प्लस लॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के वेबसाइट में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, जैसे amazon.com, तो इसमें .com क्या बताता है? .com बताता है कॉमर्शियल, यानी वो ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी पैसे वाले ऑर्गेनाइजेशन है। पैसे वाले इन द सेंस आप वहां पर कुछ पैसा दोगे, ट्रांजेक्शन करोगे तो आपको वो सर्विस मिलेगी, वो प्रोडक्ट आपको मिलेगी, दैट इज ए कॉमर्शियल। तो .com मतलब कॉमर्शियल। उसी तरह से अगर .go भी लिखा हुआ है तो मतलब वो गवर्नमेंटल वेबसाइट है, आपका गवर्नमेंट की वेबसाइट है। ठीक है, .net है मतलब यानी नेटवर्क का वेबसाइट है। .com कॉमर्शियल। ठीक है, .org है मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन का वेबसाइट है। ठीक है, तो यहाँ बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा वैलिड डोमेन नेम एक्सटेंशन है? क्या .com है? हाँ जी है। .net है? हाँ है। जियो भी है? हाँ, गवर्नमेंट वेबसाइट है, सीबीएसई का आपने वेबसाइट देखा होगा, एसएससी का वेबसाइट देखा होगा। तो ये सारे आपके गवर्नमेंट वेबसाइट्स के अंश है। ठीक है, जो आपका जियो भी है। और .com कॉमर्शियल वेबसाइट है, .net क्या है? नेटवर्क वेबसाइट है। तो ये सारे आपके डोमेन नेम एक्सटेंशन है तीनों। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट देखो, MS एक्सेल अगर आपने कभी यूज नहीं किया है कोई बात नहीं, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये MS एक्सेल है। ठीक है, अब आपको दिमाग में आ गया होगा कि हाँ मैंने यूज किया है या देखा तो जरूर होगा। इस पूरे डॉक्यूमेंट को, ये देखो, ये पूरा जितना मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इस पूरे को बोलते हैं स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट, इसमें जो आपका ये मार्क किया हुआ है ये वाला पोर्शन, इसको हम लोग बोलते हैं सेल। इसको बोलते हैं हम लोग सेल। ये सेल कैसे बना होता है? तो रो और कॉलम जहां पर मिलते हैं उसको बोलते हैं हम लोग सेल। तो देखो, ये मिलने से बना सेल। ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है और यही एक्सेल का सबसे बेसिक आपका सेल होता है। सबसे बेसिक यूनिट अगर पूछा जाए एक्सेल का तो वो है सेल। जैसे घर बनाने में अगर पूछा जाए कि बिल्डिंग का सबसे बेसिक यूनिट क्या है, तो सबसे बेसिक यूनिट है घर का ईंट। ठीक है, ब्रिक। उसी तरह से एक्सेल का सबसे बेसिक यूनिट क्या है? तो वो है सेल। हर सेल का अपना एक एड्रेस होता है, हर सेल का अपना एक एड्रेस होता है, यूनिक एड्रेस होता है। नेक्स्ट, ये मैंने आपको बता दिया। देखो 2016 में MPPCS में आया था। HTTP का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर हाँ, इसमें एक और वर्ड यूज हो गया, लेटर S, HTTPS। अक्सर पेमेंट वेबसाइट्स में आपने देखा होगा, गवर्नमेंट वेबसाइट में देखा होगा कि वहां पर HTTP की जगह HTTPS लिखता है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप एक बार देख लेना। अगर S लिख दिया तो उसका मतलब हो जाता है सिक्योर्ड। ठीक है, यानी वो साइट एकदम सिक्योर्ड है, उस पर आपको ट्रांजेक्शन करने में कोई सोचने वाली बात नहीं है। अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो ध्यान देना, अगर साइट HTTP है, HTTPS नहीं है, तो आप उसको डबल चेक कर लेना, हो सकता है वो वेबसाइट आपका फर्जी हो। नेक्स्ट, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे बोला जाता है? ये PCS में क्वेश्चन आया है, तो इसको ये बोला जाता है CPU को। इनमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो हार्डवेयर के लिए मैंने क्या बताया, ये सिंपल एक आपका ट्रिक है, जिसको टच और सी हम लोग देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, वही हार्डवेयर है। तो इसमें कौन हार्डवेयर नहीं है? तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर नहीं है, क्योंकि प्रिंटर को हम लोग टच कर सकते हैं, कीबोर्ड पर टच कर सकते हैं, माउस को भी टच कर सकते हैं, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग टच नहीं कर सकते हैं। तो इट इज अ सॉफ्टवेयर, नॉट ए हार्डवेयर। नेक्स्ट, CD का मतलब क्या होता है? अब तो खैर इसका यूज बंद हो गया, पहले आपने घर में देखा होगा आपका CD आता था जिसमें मूवीज होती थी, तो CD का फुल फॉर्म होता था कंपैक्ट डिस्क। कंपैक्ट डिस्क, ये भी एक सेकेंडरी मेमोरी ही है आपका।
नेक्स्ट, द फर्स्ट पेज यू नॉर्मली सी एट एनी वेबसाइट। जब भी कोई वेबसाइट खोलते हो, चाहे एसएससी का हो, फेसबुक का, कोई वेबसाइट, जैसे मैंने यहाँ गूगल का वेबसाइट खोला, तो ये जो वेबसाइट है आपका पूरा, ये इसका फर्स्ट पेज है। इस फर्स्ट पेज को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं हम लोग होम पेज। यहाँ पे एक सिंबल भी बना रहता है होम का, सिंपल आप क्लिक करोगे तो आप ये स्क्रीन पे आ जाओगे, ठीक है। ये इस पेज को हम लोग बोलते हैं होम पेज। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में रैम का मतलब क्या होता है? ये आपको पता है, रैम एक प्राइमरी मेमोरी है, रैम और रोम, इसका मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट, फिर से देखो, मेमोरी एलोकेशन से क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? ध्यान से पढ़ना है। बोल रहा है 1 किलोबाइट में कितने बीट्स होते हैं? 1 किलोबाइट में कितने बीट्स होते हैं? ध्यान दीजिएगा, ये चार्ट 8 बीट के मिलने से एक बाइट बनता है। स्पेलिंग पे ध्यान देना, अक्सर कंफ्यूजन होता है। 8 बीट के मिलने से एक बाइट बनता है। 1000 बाइट, 1024 बाइट मिलने से एक किलो बाइट बनता है, एंड सो ऑन। तो पूछ रहा है 1 किलो बाइट में कितने बीट्स होते हैं, ठीक है। अगर बाइट्स पूछता तो 1024 आंसर होता, लेकिन ये बीट्स पूछ रहा है, तो बीट्स आपका लाने के लिए आपको क्या करना होगा? 8 से गुना करना होगा, क्योंकि एक बाइट में 8 बीट होते हैं। तो हमारा जो सही आंसर यहाँ पे होगा वो होगा 8192। 1024 में जब अगर 8 से गुना करोगे तो ये आंसर आएगा 8192। ये क्वेश्चन जब आज से 5 साल पहले आया था पीसीएस एग्जाम में, लोगों ने 1024 पे मार्क किया था, क्योंकि उन्होंने ध्यान नहीं दिया था कि यहाँ बीट्स पूछ रहा है कि बाइट्स पूछ रहा है। तो ये आप ध्यान देना। नेक्स्ट, बहुत इजी क्वेश्चन बोला जा रहा है, 1024 किलोबाइट का मतलब क्या होता है? तो सीरीज आप याद रखिएगा, केबी, एमबी, जीबी, टीबी, ठीक है। केबी, एमबी, जीबी, टीबी, पीबी, ये सबसे क्वेश्चन जनरली नहीं आता है, इतना आपका जो नॉर्मल यूज होता है वही आप याद रखिएगा। तो जैसे ही 1024 केबी मिला तो ये बन गया एक एमबी। अगर 1024 एमबी मिल जाता तो वो बन जाता 1 जीबी। नेक्स्ट, सबसे स्मॉलेस्ट मेमोरी साइज क्या है? देखो, सबसे स्मॉलेस्ट ऐसे तो बीट होगा, लेकिन चूंकि यहाँ ऑप्शन में केबी से शुरू किया है तो हम लोग केबी पे जाएंगे, क्योंकि केबी से बड़ा एमबी, एमबी से बड़ा जीबी और जीबी से बड़ा टीबी। स्मॉलेस्ट पूछ रहा है तो आंसर होगा केबी। मेमोरी को किस फॉर्म में मेजर करते हैं कंप्यूटर में? तो देखो, सबसे पहले बाकी यूनिट्स को डिस्कस कर लेते हैं, आंसर तो आपको पता ही होगा। वोल्ट हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है, वोल्टेज का। ओम हमारा रेसिस्टेंस का है, ठीक है। एम्पियर हमारा इलेक्ट्रिक करंट का है। और बीट्स किसका यूनिट है? बीट्स हमारा कंप्यूटर मेमोरी का है, ठीक है। स्पीड को हम लोग नापते हैं बीट्स पर सेकंड में कंप्यूटर में, ठीक है। नेक्स्ट, 7 को बाइनरी कोड में कैसे लिखेंगे? फिर से सेम ट्रिक, 1 2 4 8। अब आप कॉम्बिनेशन मिलाओ, किन नंबर्स को जोड़ने पे 7 आएगा? 4 2 और 1, 4 2 6 और 1 7, यानी तीनों को जोड़ना होगा। तो मैंने बताया था जिसको जोड़ेंगे उसके नीचे 1 1 1 लिखते जाएंगे। तो ये तीनों को मैंने जोड़ दिया, ठीक है। तो तीनों को जोड़ने से हमको 7 मिल गया, तो हमारा आंसर क्या है? 111, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, बाइनरी नंबर को जब ऐड करते हैं 1 + 1 तो क्या बनता है? तो इसके लिए ये टेबल मैं आपको दे दे रहा हूँ, ये याद रखिएगा। 0 + 0 अगर बाइनरी में ऐड होता है आंसर होता है 0। 1 + 0 अगर ऐड होगा आंसर होगा 1। 0 + 1 अगर ऐड होगा तो आंसर फिर से होगा 1। 1 + 1 अगर ऐड होगा तो आंसर होगा 0 विथ ए कैरी ओवर ऑफ 1, ठीक है। 0 विथ ए कैरी ओवर 1, कैरी ओवर मतलब रिमाइंडर, हासिल। तो एक इसमें बच जाता है, तो एक और एक जोड़ने से हमारा आंसर होता है 0 विथ कैरी ओवर 1। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। बाइनरी लैंग्वेज में कितने डिजिट्स होते हैं? तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि बाइनरी लैंग्वेज में केवल 2 ही डिजिट्स होते हैं, 0 1। नेक्स्ट, वाईमैक्स क्या है? देखो, अभी से 5 साल 6 साल पहले जब 4G का जमाना नहीं आया था तो लोग वाईमैक्स लगाते थे, खासकर कैफे वाले जिनको इंटरनेट बहुत स्पीड में चाहिए था। ये एक एक्चुअली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी था, वायरलेस होता था। ये कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का ही एक टाइप था वाईमैक्स। उस समय आईएएस में ये क्वेश्चन आया था। बोल रहा है सेंडिंग एन आइडेंटिकल ईमेल मैसेज रिपीटेडली टू अ पर्टिकुलर एड्रेस बाय एन एब्यूजर। 2 वर्ड्स यहाँ ध्यान दीजिएगा, एब्यूजर, रिपीटेडली। लोग क्या करते हैं, किसी को परेशान करना हो तो उनका ईमेल एड्रेस डाल देते हैं, और इंटरनेट पे ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जिस पर अगर आप केवल उनका ईमेल आईडी डाल दोगे तो उनको दिन भर में 500 से 1000 ईमेल आ जाएगी, और वो ईमेल एकदम फर्जी होगा, कोई काम का नहीं होगा,
वो ऐसे ही रहता है, ठीक है, कुछ भी ईमेल ऐसे उसमें आ रहा है, अंदर कोई कंटेंट नहीं है। तो ये जो प्रोसेस होता है एक्चुअली लोग प्रैंक करते हैं किसी को तंग करने के लिए, इसको बोलते हैं हम लोग ईमेल बॉम्बिंग, ईमेल बॉम्बिंग। सेम एज आजकल खासकर मोबाइल में ऐसा होने लगा है कि लोगों को अगर किसी दोस्त को परेशान करना है तो वो एसएमएस बॉम्बर यूज करते हैं, ठीक है, उसको एसएमएस बॉम्बिंग बोलते हैं। उसमें क्या करते हैं, वो उनका नंबर, एक वेबसाइट है जो मैं आपको नहीं बताऊंगा, उस पर जाकर डाल देते हैं उनका नंबर, और वो वेबसाइट पर जैसे ही आप नंबर डालोगे उनके मोबाइल पे 500 से 1000 मैसेजेस आ जाएंगे विद इन स्पैन ऑफ 10 to 15 मिनट्स। जिस पे आपने भेजा वो उसके बाद तंग हो जाता है पूरा, ठीक है। हालांकि ये इलीगल है, ध्यान दीजिएगा, ये इलीगल है। लोग इसको दोस्ती में प्रैंक करने के लिए यूज करते हैं। कौन सा वेबसाइट है ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये फिर आप गलत यूज इसका करने लगोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, www का मतलब क्या होता है? www का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। फिर पूछ रहा है www का आविष्कार, इन्वेंट किसने किया था? ये इन्वेंट किए थे टिम बर्नर्स ली, टिम बर्नर्स ली। नाम याद रखिएगा, ये क्वेश्चन अक्सर रिपीट होता है, देख लीजिए आईएएस में 2007 में आया था, पीसीएस में 11 और 13 में आया, तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए। नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ है? ठीक है, रिमोट सेंसिंग के लिए जो भारतीय इंस्टीट्यूट है ये कहाँ पे है? तो ये हमारा लोकेटेड है उत्तराखंड के देहरादून में, उत्तराखंड के देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर? यही क्वेश्चन से मैंने स्टार्ट ही किया था कि परम 8000 बनाने के लिए विजय भाटकर, विजय पांडुरंग भाटकर को भारतीय सुपर कंप्यूटर का फादर बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी, करेंटली ये नालंदा यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं। नेक्स्ट, पहला सुपर कंप्यूटर जो बना था इंडिया में उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है परम 8000, परम 8000, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, जो आप आज देख रहे हैं हर स्टेशन पे आपको फ्री वाईफाई मिलता है रेलवे स्टेशन पे, तो जो ये गूगल की तरह से गूगल के द्वारा दिया जाता है। आपने देखा होगा गूगल रेलवेयर, जैसे आप स्टेशन पर जाते हो गूगल रेलवेयर, रेलवेयर आता है आपका जैसे वाईफाई ऑन करोगे। तो ये प्रोसेस जो था सबसे पहले किस स्टेशन पे लागू किया गया था? यानी सबसे पहला स्टेशन जिस पे गूगल ने अपना फ्री वाईफाई दिया था उस स्टेशन का नाम है मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर वायरस का मतलब क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, दो वर्ड, एक कंप्यूटर वायरस और एक एंटीवायरस। अनवांटेड डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स जो भी होते हैं कंप्यूटर में जो आ जाते हैं, अगर आप फेक वेबसाइट्स, गलत वेबसाइट्स पर जाते हैं तो, या फिर आप किसी और का पेन ड्राइव यूज करते हैं जो कि सिक्योर्ड नहीं है, तो आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाता है, ठीक है। तो वायरस एक तरह का डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम है और इसी को ठीक करने के लिए आप यूज करते हैं एंटीवायरस, जैसे क्विकहिल का हो गया या फिर आप किसी का भी यूज कर लो, तो वो एंटीवायरस होता है। तो वायरस को खत्म करने के लिए हम लोग एंटीवायरस का यूज करते हैं। एक वायरस का नाम आप याद रखिएगा, ट्रोजन हॉर्स। अगर आपके सिस्टम में ट्रोजन हॉर्स आ गया, आपका जो भी सिस्टम में फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं वो धीरे धीरे खत्म होने चालू हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, फायरवॉल क्या होता है? किससे बचाने के लिए यूज करते हैं फायरवॉल? नाम आपने सुना होगा, आजकल तो ये इनबिल्ट आता है। विंडोज फायरवॉल को हम लोग यूज करते थे बचाने के लिए फ्रॉम द अनऑथोराइज्ड अटैक। आप अपने सिस्टम में देखना, ये वर्ड सर्च बॉक्स में जाना, आपको मिल जाएगा फायरवॉल। ये आपको जो भी कंप्यूटर में अनऑथोराइज्ड अटैक है, मतलब जिसके पास आपका कंप्यूटर डाटा देखने के लिए परमिशन नहीं है, अगर वो बंदे आपको आपके कंप्यूटर को हैक करते हैं, ठीक है, आपका डाटा चुराने की कोशिश करते हैं, तो आपके कंप्यूटर को यही फायरवॉल बचाएगा, ठीक है, फायरवॉल। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? आई होप आपने मोबाइल में ओपेरा मिनी चलाया होगा, मोजिला फायरफॉक्स अभी भी चलाते होंगे, तो ये दोनों वेब ब्राउजर है। विवाल्डी भी एक वेब ब्राउजर था, ठीक है, विवाल्डी आजकल खासकर अब इसका यूज नहीं होता है, लेकिन ये एक वेब ब्राउजर है। गूगल ऐप्स आपका वेब ब्राउजर नहीं है, ये एक आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप गूगल मैप्स, गूगल म्यूजिक, अदर और भी बहुत सारे आपके इसमें सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशंस हैं। तो गूगल ऐप्स आपका वेब ब्राउजर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, गूगल क्रोम वेब ब्राउजर है, गूगल ऐप्स नहीं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, कौन सा वेब ब्राउजर गूगल के द्वारा बनाया गया है? तो जैसा अभी मैं आपको बताया कि गूगल के द्वारा बनाया गया जो वेब ब्राउजर है जिसका नाम है गूगल क्रोम। नेक्स्ट, 8 बिट के कलेक्शन को क्या बोलते हैं? ठीक है, तो 8 बिट के कलेक्शन को मैंने बता दिया, 8 बिट मतलब 1 बाइट, ठीक है। फिर से सेम क्वेश्चन, 1 बाइट में कितने बिट? तो 8 बिट, ठीक है। एक वर्ड यहाँ पर देख रहे हो निबल, इसको बोलते हैं 4 बिट, ठीक है। नेक्स्ट,
देखो वर्ल्ड वाइड वेब यानी इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? मैंने आपको बताया था, दो नाम आप प्रोटोकॉल में याद रखना। एक होता है HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एक होता है FTP। अगर फाइल्स का ट्रांसफर करना हो तो FTP यूज करेंगे। उसके अलावा जो भी वर्ल्ड वाइड वेब में यानी www को एक्सेस करना हो, इंटरनेट को एक्सेस करना हो, हम लोग यूज करेंगे HTTP। इसमें एक और अगर लेटर ऐड कर दिया जाए S, तो इसका मतलब होता है सिक्योर्ड। इसका मतलब हो जाता है सिक्योर्ड। ये मैं आपको तीसरी बार बता रहा हूँ, ये आप ध्यान देना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? ऐसे तो बहुत इजी क्वेश्चन है, हमेशा आते हैं, केवल मतलब आप थोड़ा सा ध्यान देना। हार्डवेयर, माउस आपका हार्डवेयर है क्योंकि इसको टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, प्रिंटर भी है, मॉनिटर भी है, लेकिन एक्सेल आपका हार्डवेयर नहीं है, तो यहाँ से एक्सेल छंट गया। नेक्स्ट है प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड, ये तीनों हार्डवेयर हैं। कंपाइलर आपका हार्डवेयर नहीं है। मैंने आपको बताया था कंपाइलर जो आपके हाई लेवल लैंग्वेज है उनमें यूज होता है, वो जो कोडिंग आपने किया उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए, ठीक है। तो कंपाइलर इज नॉट ए हार्डवेयर। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मतलब क्या है, किसका एग्जाम्पल है? तो माइक्रोसॉफ्ट जो है हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज किस लिए किया जाता है? यूपी पीसीएस में आया था और यूके पीसीएस में, उत्तराखंड पीसीएस में। तो एमएस वर्ड को यूज किया जाता है टू प्रोसेस टेक्स्ट डाटा, टू प्रोसेस टेक्स्ट डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डिवाइस आपने देखा होगा, अब ये इसका भी यूज खत्म होने लगा है ऑलमोस्ट। पेन ड्राइव से थोड़ा बड़ा होता था, रिलायंस ये सब का आता था, एमटीएस का भी, इसको बोला जाता था मॉडेम, ठीक है। इंटरनेट कनेक्शन के लिए यूज होता था, इसमें एक सिम कार्ड भी इंसर्ट होता था। मॉडेम क्या करता था, आपके एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलता था, ठीक है। इंटरनेट कनेक्शन के लिए इसको यूज करते थे। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है दैट डिवाइस बाय विच डाटा आर ट्रांसफर्ड बाय टेलीफोन यानी बाय सिम कार्ड विद द हेल्प ऑफ बाइनरी सिग्नल्स इज कॉल्ड, तो इसको बोलते हैं मॉडेम। इसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। मॉडेम का काम क्या होता है? मॉडेम आपका एनालॉग को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में, यानी दोनों ही ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। इसका फुल फॉर्म याद रखना, मॉडेम मीन्स मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। नेक्स्ट, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। इसके क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ बहुत ही शॉर्ट में कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को आपको कितना याद रखना है, कितना पढ़ना है। आप केवल जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में इतना याद रखना कि जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था, जो बहुत ही बिग साइज का बनाया गया था, उसमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज होते थे, ठीक है, उसमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज होते थे। सेकेंड जनरेशन जब आया तो ये वैक्यूम ट्यूब रिप्लेस हो गया ट्रांजिस्टर से, ठीक है। तो सेकेंड जनरेशन में हम लोग यूज करते थे ट्रांजिस्टर। थोड़ा और एडवांसमेंट हुआ और उसके बाद हमने यूज करना चालू किया इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, आईसी चिप जिसको बोलते हैं, जो कि सेमीकंडक्टर्स के बने होते थे, सिलिकॉन के। थोड़ा और एडवांसमेंट हुआ तो हमने स्टार्ट किया, शुरू करना, यूज करना माइक्रो प्रोसेसर चिप, ठीक है। ये इससे भी छोटे थे, आईसी चिप से भी छोटे थे, माइक्रो प्रोसेसर चिप। आईसी चिप जैसे यूज होने लगा, कंप्यूटर का साइज बहुत ही छोटा होने लगा, ठीक है। करंटली फिफ्थ जनरेशन में अभी हम लोग कंप्यूटर में जो काम कर रहे हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर कर रहे हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई जिसको आप बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इंसान जो सोचता है उसके अनुसार कंप्यूटर को बनाया जाने की कोशिश किया जा रहा है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। बोला जा रहा है कि थर्ड जनरेशन में हमने क्या यूज किया, तो थर्ड जनरेशन में हमने क्या यूज किया था? आईसी चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। थर्ड जनरेशन में हमने यूज किया था इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। नेक्स्ट, आईसी चिप जो था वो किस चीज का बना रहता था? तो मैंने आपको बताया वो सेमीकंडक्टर सिलिकॉन का बना रहता था। नेक्स्ट, मिनिएचराइजेशन ऑफ प्रेजेंट डे कंप्यूटर। अभी जो कंप्यूटर आपको इतना जो छोटा दिख रहा है, फर्स्ट जनरेशन में इतना छोटा नहीं था, रूम इतना बड़ा और एक एक बिल्डिंग इतना बड़ा कंप्यूटर बनता था उस समय, ठीक है। तो इसको छोटा करने का श्रेय किसको जाता है? तो ये जो छोटा होने चालू हुआ वो जब से इंटीग्रेटेड सर्किट चिप यूज हुआ तब से ये कंप्यूटर आपका छोटा होने लगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अगर किसी भी वेबसाइट के डोमेन नेम में आपको edu दिख जाए और उसके बाद .us दिख जाए तो इसका मतलब क्या होता है? तो देखो, जब भी edu दिखेगा मतलब वो एक एजुकेशनल वेबसाइट है, ठीक है। यूएस दिख गया मतलब वो यूएसए में लोकेटेड है, तो वो आपका जो सही आंसर होगा एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन यूएसए, एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन यूएसए। नेक्स्ट, डकडगो क्या है? तो मेरे ख्याल से आपने ये नहीं सुना होगा कभी, बस जान लीजिए 2017 में एमपीपीसीएस में आया था, क्वेश्चन हो सकता है ये आ जाए। डकडगो एक सर्च इंजन था, जिस तरह से आप आज गूगल क्रोम ब्राउजर यूज कर रहे हैं उसी तरह से ये एक सर्च इंजन था। नेक्स्ट,
इनमें से कौन सा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का वर्ड नहीं है? तो लॉगिन आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का वर्ड है, आपने सुना भी होगा, आपने यूज़ भी किया होगा। कोई भी चीज़ आप लॉगिन करते हैं उसमें पासवर्ड मांगता है, सिक्योरिटी की जिसको बोलते हैं। मॉडेम अभी मैंने आपको बताया, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर नेटवर्क कनेक्ट करने के लिए यूज होता था। पिनाका एक रॉकेट लॉन्चर था, ठीक है, पिनाका वाज ए रॉकेट लॉन्चर। तो ये आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का वर्ड नहीं है, तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा पिनाका। नेक्स्ट, ईथरनेट किसका एग्जाम्पल है? तो मैंने आपको ये चारों बता दिया था, मैन, लैन, वैन, पैन। ईथरनेट केबल जो यूज होता था ये यूज होता था लैन में, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क में। नेक्स्ट, इन विच पोर्ट डू यू प्लग इन द केबल ऑफ योर कीबोर्ड? आप अपना कीबोर्ड का जो केबल है वो किस में इंसर्ट करते हो? तो ये मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ये था आपका लैपटॉप के ठीक साइड में रहता है, इसको बोलते हैं हम लोग यूएसबी पोर्ट, यूएसबी। इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। तो ऑप्शन नंबर सी। इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? ठीक है, आउटपुट डिवाइस किसको बोलते हैं? जिसमें हमारा इन्फॉर्मेशन शो करे, और जिससे हम लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, डाटा देते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग इनपुट डिवाइस। तो माउस और कीबोर्ड हमारा क्या है? ये एक इनपुट डिवाइस है, तो यहीं से एलिमिनेट हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, 2G स्पेक्ट्रम में G का मतलब क्या है? तो देखो ध्यान दो, अगर कहीं ई लिखा हो जैसे ईमेल, तो ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, और जी का मतलब होता है, चाहे 2G 3G 4G 5G 6G जो भी हो, जी का मतलब होता है जनरेशन। जी स्टैंड्स फॉर जनरेशन। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर कुड बी फाउंड इन अ डिजिटल वॉच? डिजिटल वॉच में कौन सा कंप्यूटर आपको मिलता है? ठीक है, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो हम लोग आजकल जो डिजिटल वॉच पहन रहे हैं, स्मार्ट वॉच जिसको बोलते हैं, इसमें जो कंप्यूटर यूज होता है इसका नाम है एम्बेडेड कंप्यूटर। दिस इज कॉल्ड एम्बेडेड कंप्यूटर। कंप्यूटर के अलग अलग टाइप्स आपने पढ़े होंगे, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, पर्सनल, ठीक है। तो उसी प्रकार से एक एम्बेडेड कंप्यूटर होता है, ठीक है, यानी वॉच में ही वो आपका एम्बेड है, ठीक है। तो ये हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस वीडियो में हमने ऑलमोस्ट 100 से ऊपर क्वेश्चन किए हैं, आपको मैंने अलग अलग कंसेप्ट भी बताया है, जिससे आप आने वाले और भी क्वेश्चंस इससे रिलेटेड है उसको आप इजीली टैकल कर लोगे। इस वीडियो के बाद मेरे को नहीं लगता कि आपको और कंप्यूटर साइंस में कुछ पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। फिर भी अगर आपको लगता है कि और क्वेश्चंस करने चाहिए तो मैं एक और वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या ये वीडियो से आपको फ़ायदा हो रहा है, आपको पसंद आ रहा है या नहीं। और अगर दूसरा वीडियो का रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए। हमारा मेहनत अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ठीक है। गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।